हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए न्यू बैच चालू किया है जिसमें हम आपको साइंस और मैथ सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को दोबारा पढ़ा रहे हैं। अब दोबारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी एक बार सब चीज पढ़ा के हमने रखा हुआ है। तो आप जो भी पढ़ना चाहते हो, साइंस के सब चैप्टर, मैथ्स के सभी चैप्टर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी आपको पढ़ना है सारे के सारे चैप्टर्स हमारे इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लो, या तो वीडियो सेक्शन में जाके ढूंढ लो, या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च बटन में जाके ढूंढ लो, आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हमारे बारे में नहीं पता बच्चा, तो आप शेयर करोगे तभी तो यार उनका भला हो सकता है। देखो हमारा काम है, हम पिछले 4 साल से, आप देख रहे हो मुझे 4 साल से निस्वार्थ होकर कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। कुछ वीडियोस पुराने हो गए तो रीशूट कर रहे हैं, न्यू वीडियोस बना रहे हैं, ताकि आप लोग के लिए हम बेहतरीन तरीके से काम कर पाए और हर बच्चा यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ के अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आ पाए। तो ये मेहनत आपके लिए जारी है। तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जब करोगे तो उनका भी कुछ भला हो सकता है। जो बच्चे नहीं जा सकते किसी ऑफलाइन क्लास में, या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यू के वजह से, जो भी रीजन होगा, उनको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूं, साइंस की बात करूं 8th स्टैंडर्ड की, तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इनसाइड द एटम। इस चैप्टर में एटम के अंदर घुस जाएंगे और एटम को पूरा पढ़ के खत्म कर देंगे। अब तो पहली बात तो ये होता है ना कि एटम होता क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर दें। तो समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट ले लो, कोई भी ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, देयर आर लगभग 120 118 120 एलिमेंट कुछ प्रेजेंट है। 118 फिलहाल में मुझे मालूम है कि 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट टिल नाउ, मुझे अब तक मालूम है। इसके बाद अगर कुछ आए होंगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो 118 एलिमेंट में से पहले पे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बोरॉन है, कार्बन है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है। ऐसे कैसे करते करते बहुत सारी चीजें। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हाउ टू लर्न द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो एक वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू लर्न ये वाला, तो आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे मेरा चैनल का नाम डाल के JR ट्यूटोरियल्स डाल के, तो आपको मिल जाएगा। तो मेरे को भी 30 तक के याद है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि ये एक आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली जैसे हम हमारे शरीर में, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद होगा, हमारा शरीर इतना बड़ा हो गया। अब इसमें बहुत सारे मसल्स है, बहुत सारे क्या है, ऑर्गन्स है। तो आपको पता है ये ऑर्गन्स बनता कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में सबसे छोटा हिस्सा होता है सेल। सेल बहुत सारे इकट्ठा होते हैं। वो सेल इतना छोटा हो सकता है, इतना छोटा कि हमको दिखाई भी ना दे। ये तो आपको दिख भी रहा होगा, ये डॉट जो मैंने बनाई आपको दिख रहा है। लेकिन सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए बॉडी ऑफ ए ह्यूमन लिविंग बीइंग और प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी हो, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इतना छोटा होता है। तो बहुत सारे सेल जब इकट्ठा हो जाएंगे तो वो बना देगा टिश्यू, और वही बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा हो जाएंगे तो वो बना देगा कोई भी ऑर्गन। समझ में आ गया। उसी प्रकार एलिमेंट के केस में क्या होता है, केमिकल के केस में क्या होता है कि सबसे छोटा जो हिस्सा होता है पूरे एलिमेंट में, सबसे छोटा हिस्सा, कि उससे छोटा वो हो ही ना सके, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं बच्चा एटम। तो एटम क्या है, एटम इतना छोटा हिस्सा है कि उसको हम देख नहीं सकते, और सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो एलिमेंट का, उससे छोटा नहीं हो सकता। और वही बहुत सारे एटम को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब कंपाउंड, ठीक है। अब यहां मॉलिक्यूल मतलब कंपाउंड नहीं, लेकिन मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ देना एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। और अलग अलग एलिमेंट्स को साथ में जोड़ दोगे तो उसको कंपाउंड भी बोला जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर हो सकता है, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, ये मार्कर है, इसको मैं छोटे से छोटा टुकड़ा कर दूं, जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा कि उससे आगे वो टूट ही नहीं सकता, उसके आगे और वो छोटा हो ही नहीं सकता, उस पार्टिकल को, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलेंगे एटम। तो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली एंड स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यानी कि ये हाइड्रोजन है तो इसका जो सबसे छोटा हिस्सा रहेगा, जो एटम होगा, जो सबसे छोटा हिस्सा, वो भी तो क्या रहेगा, हाइड्रोजन ही रहेगा ना। कि अलग हो जाएगा कि वो कार्बन बन जाएगा, नहीं ना। तो भैया कितना भी छोटा पार्टिकल यानी एटम रहने दो, वो एटम क्या है, केमिकली ब्रोकन डाउन होने के बाद उसका केमिकली और उसके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम ही रहेंगे, रिटेन करेंगे। अब जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कैसे बनता है, इट इज ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जैसे मैंने बोला एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा हुआ है वाटर, तो मैंने क्या किया, दो ले लिया हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन के एटम ले लिया और एक ऑक्सीजन को ले लिया। इन दोनों को जब साथ में रिएक्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, H2O, जिसको कहा जाता है वाटर। जो पानी हम लोग पीते हैं वही होता है H2O।
इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे सिर्फ और सिर्फ H2 लिख दिया तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम है, दो मिलके क्या बन गए, मॉलिक्यूल बन गए, O2 हो गया। इसके अलावा NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है, कंपाउंड है जिसमें सोडियम एक एटम है और क्लोरीन एटम है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय एटम, मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, कैसे ये सब चीजें बनती है। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपने शायद पहले भी पढ़ी होगी। अब यहां पे आ जाते हैं जो कि है डाल्टन एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन जो था एक साइंटिस्ट था, ठीक है। अब ये एटम्स आपको समझ में आ गया, मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया। तो डाल्टन जो था एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक थियरी निकाला। थियरी मतलब हर साइंटिस्ट आता है और वो सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ अपना थियरी निकालो। जैसे जो न्यूटन था, वो न्यूटन ने क्या किया कि भैया उसके ऊपर एक एप्पल गिर गया, साइड में गया एप्पल गिर गया, तो वो बोला कि भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने बोला कि यार इसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा। रिसर्च किया, करते करते उसने अपना एक थियरी बना दिया जिसको बोला ग्रेविटेशन, कि कोई भी चीज ऊपर जाती है तो नीचे क्यों गिरती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटेशन उसने निकाल दिया। मतलब बोला, पहले से ही था, दुनिया में हर चीज पहले से ही है, लेकिन अब उसको हम साबित कर देंगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, साइंटिस्ट बन जाऊंगा, और वो क्या बन जाएगा, मेरा थियरी बन जाएगा। तो वैसे ही डाल्टन एक साइंटिस्ट था। कौन सा साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, और उसने क्या किया, एक थियरी निकाला। उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक थियरी निकाला। और हाँ, ये जो डाल्टन एटॉमिक थियरी है, इस साइंटिस्ट का पूरा नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन करके नाम था। 1803 मतलब लगभग 1800 सदी जब चल रही थी हमारी, 18th सेंचुरी, तब की बात है। मतलब आज से लगभग 222 साल पहले, 221 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि मैटर जो है, ये क्या बोलता है, ये जो डाल्टन भाई साहब है यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ये तो हमने भी पढ़ लिया भाई कि मैटर, कोई भी मैटर हो, या ये हो वो हो, कोई भी चीज हो, लकड़ी हो, पेज हो, मार्कर हो, दुनिया में कोई भी मैटर हो, इट इज ऑल मेड अप ऑफ एटम्स। और जो एटम्स होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल होता है और इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। इंडिविजुअल मतलब उससे छोटा और डिवाइड नहीं हो सकता, और इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब उसको और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो ये चीज किसने बोला, डाल्टन ने बोला। अब उसने और क्या बोला कि ऑल एटम ऑफ एलिमेंट आर सेम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि मैंने ले लिया हाइड्रोजन का एक एटम, तो इसका जो सबसे मतलब एलिमेंट ले लिया, और उसका जो सबसे छोटा होगा वो भी तो हाइड्रोजन ही होगा, बराबर। अब इसके अंदर जितने भी एटम है, मान लो कि एक बहुत बड़ा मैंने एक एलिमेंट ले लिया, इतना बड़ा एक लोखंड का टुकड़ा ले लिया था, इसके अंदर कम से कम हजारों लाखों एटम्स प्रेजेंट होंगे, बराबर है। अब वो एटम्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के ही होंगे। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कि जितना भी कोई भी एलिमेंट का एक टुकड़ा ले लूं, कोई भी मैटर का एक कंस्टिट्यूएंट टुकड़ा ले लूं, उसके अंदर जो भी एटम होगा वो क्या होगा बच्चा, सेम होगा। यानी ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के अंदर के जितने भी एटम्स होंगे वो के सब सेम होंगे। हाइड्रोजन एलिमेंट लिया तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो सब हाइड्रोजन होंगे। ऑक्सीजन का एलिमेंट ले लिया तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो सब ऑक्सीजन ही होंगे। समझ में आ रहा है? तो वही चीज इसने बोला, लेकिन साथ में ये भी बोला कि अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट ले लूं, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी ले लिया जो कि है वाटर, पानी, उसके अंदर मैं देखूंगा तो उसके अंदर जो एटम होंगे वो हाइड्रोजन के भी होंगे, ऑक्सीजन के भी होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर एटम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और उसका जो मास होगा, उसका जो वजन होगा वो भी अलग अलग होगा। तो इससे एक चीज क्लियर क्या हुआ कि भैया अगर आप एक एलिमेंट लेते हो हाइड्रोजन का या फिर कोई भी, उसके अंदर एटम होगा वो सेम होगा, लेकिन अलग अलग एलिमेंट साथ में लेते हो उसके अंदर जो एटम होगा वो अलग अलग होगा, और उसका वजन भी, उसका मास भी अलग अलग होगा। ऐसा किसने बोला, डाल्टन ने बोला। याद रखोगे ये सब चीजें, पूछता एग्जाम में कि डाल्टन ने क्या बोला, बताओ, एक्सप्लेन डाल्टन एटॉमिक थियरी। आ गया क्वेश्चन, क्या लिखोगे, यही सब लिखना है भाई, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, एक और चीज क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द एटम। क्या बोल रहा है, मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली एटम के अंदर। जैसे मान लो कि ये मेरा एटम है, ठीक है, या फिर एक एलिमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे एटम प्रेजेंट है, इसके अंदर बहुत सारे एटम प्रेजेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, जो एटम होगा, एक एटम का मास 15 ग्राम होगा, दूसरे एटम का मास 10 ग्राम होगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। एक ही एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उसका जो मास फैलाव होगा, यानी यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, हर जगह सेम मास प्रेजेंट है। यानी इधर पे भी एटम का उतना ही मास होगा और इधर पे भी एटम का सेम मास होगा। तो पूरे मेटल में, पूरे एलिमेंट में वो मास इक्वली यानी यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और साइंटिस्ट आ गया, ये डाल्टन की तो बात चल रही थी, लेकिन उसी में एक और साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था बच्चा जे थॉमसन। एक साइंटिस्ट आया, वो क्या बोलता है, साइंटिस्ट जे थॉमसन ने डिमॉन्स्ट्रेट किया एक्सपेरिमेंटली, यानी एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने बोला कि जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है एटम के अंदर, यानी पहली बात तो देखो एटम के अंदर 3 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रॉन होता है।
चर्चा करेंगे उसकी भी, लेकिन जो नॉर्मली इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो एटम के अंदर होता है, उसका जो वजन होता है वो 1800 गुना ज्यादा होता है, सॉरी 1800 गुना कम होता है, लेस होता है देन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। याद रखना दैट हाइड्रोजन एटम, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी कि मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, ये मैंने आपको बताया। अब हाइड्रोजन एटम जो भी प्रेजेंट है उससे 1800 गुना कम लेस होगा कौन, जो भी एलिमेंट का निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। यानी इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। क्या बोल रहा है वो, ये जो जे थॉमसन नाम का बंदा है उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे उसको क्या पता चला कि जो एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, वो समझ में आ गया। लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है उसकी बात नहीं किया, उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसका वजन उसने नापा। उसका वजन जब नापा तो उसको पता चला कि जो पार्टिकल प्रेजेंट है निगेटिवली चार्ज के रूप में, वो उसका वजन कंपेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ। तो उसने ये पाया कि भैया जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है ना, यानी इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ना, इसका वजन 1800 टाइम कम है। मतलब मान लो कि इसका वजन होगा 1801 ग्राम, ठीक है। तो इसका वजन कितना होगा 1800 ग्राम अगर इसका होगा, मान लो सॉरी, इसका वजन होगा 1800 ग्राम किसका, हाइड्रोजन का। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा यहां पे उसका वजन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वजन होगा उसका वजन होगा सिर्फ 1 ग्राम। हुआ ना 1800 गुना कम, डिवाइड बाय 1800 करोगे तो 1 ही आएगा। तो इससे ये पता चलता है, ये किसने बोला, जे थॉमसन ने बोला, और ये पार्टिकल को ही नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब जो कॉमन सब्सटेंस होते हैं जनरल तौर पे वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितने भी आप कॉमन एलिमेंट की बात कर लो, सब्सटेंस की बात कर लो, वो सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये सब चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि कॉमन सब्सटेंस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकली डैश, तो क्या आएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। अब पहले कौन आया, डाल्टन आया, उसने कुछ बोला। जे थॉमसन आया, उसने कुछ बोला। तो भाई और भी साइंटिस्ट चुप थोड़ी बैठेंगे, वो भी आएंगे कुछ ना कुछ बोलने के लिए। तो एक और साइंटिस्ट जो हम बात कर ही रहे थे, किसका, जे थॉमसन का। तो वही जे थॉमसन ने जब वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल वाला चीज बताया, उसी में उसने और एक चीज बोला कि उसने एक मॉडल तैयार किया। मॉडल मतलब एक एक्सपेरिमेंट का नाम रखा, उस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम मतलब जो एक फ्रूट होता है जिसको बोलते हैं पुडिंग, पाए बनाते हैं ना, एप्पल पाए पुडिंग वैसा स्वीट होता है, वैसा उसने एक प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो तैयार किया। उसके अकॉर्डिंग क्या बोला, उसने बोला अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एटम। यानी जो भी एटम रहेगा, मान लो ये पूरा एटम है, ये पूरा एटम है मान लो, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पूरा फैला हुआ है, उसने बोला। एंड जो निगेटिवली चार्ज जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्या बोला जाता है, माफ करना एक मिनट, जो निगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन जिसको कहा जाता है, ये उसी के ऊपर एम्बेड हुआ रहता है। यानी कि एक एटम है तो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज जिसको प्रोटॉन कहा जाता है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे दिख रहा है आपको हर जगह प्लस प्लस साइन आपको दिख रहा होगा, प्लस प्लस साइन, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और उसी के आसपास अगर आप देखोगे तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो भी साथ में चिपके हुए हैं, एम्बेडेड है। तो जहां जहां आपको प्लस साइन दिख रहा है वहां पे आपको निगेटिव साइन भी दिख रहा है, देखो प्लस साइन नेगेटिव, प्लस साइन नेगेटिव, प्लस साइन नेगेटिव, प्लस साइन। तो जहां जहां पॉजिटिव चार्ज था वहां वहां क्या पाया गया, निगेटिव चार्ज जो है उसके आसपास एम्बेड करता हुआ पाया गया। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज का, द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय, यानी कि पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए निगेटिव की जरूरत होती है, प्लस माइनस कैंसिल करके जीरो बनता है। तो पॉजिटिव जहां होगा उसको बैलेंस करने के लिए निगेटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ। और इसीलिए जो उन्होंने स्टेटमेंट कहा था, क्या कहा था इसके पहले स्टेटमेंट, कि अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन, उन्होंने क्या बोला था कि जो सब्सटेंस होता है वो जनरल तौर पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो भैया हर जगह जो पॉजिटिव प्रोटॉन था उसको बैलेंस करने के लिए निगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गया, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे। और इसीलिए जो भी एटम्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इस तरीके से उसने साबित करके दिखा दिया, किसने, जे थॉमसन ने। याद रहेगा, बहुत इजी था, क्लियर है बच्चा। तो उम्मीद करता हूं ये जो टॉपिक था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्लस योर जे थॉमसन का टॉपिक, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है हमारे अगले साइंटिस्ट, जिसका नाम था रुदरफोर्ड। तो रुदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, ये भी आया, बोलता है भाई मैं क्यों चुप रहूं, मैं भी कुछ ना कुछ बनाऊंगा। तो रुदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उस मॉडल का उन्होंने नाम रखा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम।
1911 में ये चीज किया, मतलब 1911 में, आज से लगभग 123 साल पहले। ठीक है, तो रुदरफोर्ड भाई साहब ने क्या बोला, अब देखो ध्यान से सुनना, रुदरफोर्ड भाई साहब ने एग्जैक्टली क्या बोला, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला, ही स्टडीड द इनसाइड ऑफ एटम, यानी कि जो भी एटम रहेगा, जो भी कोई भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, उसके अंदर घुस के उन्होंने क्या किया, अंदर घुस के नहीं, मतलब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या फिर जो भी उनका टेक्नोलॉजी था, उससे क्या किया उन्होंने, उसको ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, पढ़ाई किया, उन्होंने देखा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू एंड पुट फॉर द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो उन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट में था क्या, उस एक्सपेरिमेंट में था एक ऐसा बॉक्स था जिसमें से अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा रेज, आपको पता ही क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जो है एमिट किया गया, उसके सामने उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब ये होता है बच्चा कि उसमें से जो भी लाइट जो है वो ट्रांसफर हो सके, इन शॉर्ट ऐसा। तो यहां पे क्या किया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया और यहां पे अल्फा रेस को पास किया और उसके बीच में इन्होंने, ये दिख रहा है येलो कलर का जो पार्ट है, इन्होंने एक गोल्डन फॉइल लगा दिया, यानी सोने से बना हुआ एक फॉइल लगा दिया। अब यूजुअली क्या होना चाहिए कि जब मैंने कोई चीज के आगे गोल्डन फॉइल लगा दिया है, तो जो मैं लाइट फेंक रहा हूं, यानी अल्फा रेस जो फेंक रहा हूं, अल्फा पार्टिकल जो फेंक रहा हूं, वो इस पे जाके क्या होना चाहिए, टकरा के पीछे आ जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो क्या बोला कि जब मैंने ये अल्फा रेस को मैंने पास किया, तो मैंने ये पाया, किसने बोला, रुदरफोर्ड ने बोला, मैंने ये पाया कि ज्यादातर जो लाइट है, यहां पे ध्यान देना बच्चा, जो मैं बताने जा रहा हूं फिर से, ठीक है, यहां पे ज्यादातर जो लाइट है वो इसको पार करके फैल गया, यानी स्कैटर हो गया। क्या किया, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल रेस था उस गोल्डन फॉइल को पार करके फैल गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए था, अकॉर्डिंग टू हिम ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने जब अल्फा पार्टिकल पास किया, गोल्डन फॉइल में से ज्यादातर लगभग 90-95% ऑफ लाइट स्कैटर हो गया और कुछ ऐसे लाइट थे जो रिवर्स भी आए, लेकिन एक एंगल बनाते हुए, और वो एंगल काफी बड़ा था। तो उसको आइए डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला, रुदरफोर्ड ने क्या किया, एक वेरी थिन गोल्ड फॉइल लिया जिसका थिकनेस था 10⁻⁻⁴ mm। सोच सकते हो कितना पतला होगा, 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर, मतलब बहुत पतला, इतना पतला है कि आपका बाल भी उतना पतला नहीं हो सकता, उतना पतला जो है उन्होंने क्या किया है, आपका गोल्डन फॉइल ले लिया और उसमें पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, जैसे मैंने बताया, पास किया। अल्फा पार्टिकल ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव होता है। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया पाथ को अल्फा पार्टिकल का, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, आसपास एक फ्लोरो स्क्रीन लगा दिया जिससे पता चल सके कि लाइट पार्टिकल पास हो रहा है कि नहीं। अब उसके मतलब एक्सपेक्टेशन क्या था उनका, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ये था कि जो अल्फा पार्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस से लौट के आ जाएगा, गोल्ड फॉइल से टकराएगा, वापस से लौट के आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता हुआ नहीं नजर आया। अनएक्सपेक्टेडली मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेयर गोइंग स्ट्रेट, क्या चला गया, स्ट्रेट चला गया। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल चला गया स्ट्रेट और जाके बिखर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट में अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस से रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, बहुत कम ऐसा हुआ। ठीक है, एंड स्टिल अ स्मॉलर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू ए लार्जर एंगल। तो वो क्या बना रहा है, एक बड़ा एंगल बना रहा है। जब वो डिफ्लेक्ट हुआ तो ये एंगल जो बन रहा है, जो एंगल आपको दिख पा रहे हो, ये वाला एंगल, ये एंगल थोड़ा सा बड़ा, लार्जर एंगल यहां पे बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। एंड सरप्राइजिंगली क्या बोला, एक जो अल्फा पार्टिकल, ये याद रखना, एक जो अल्फा पार्टिकल है जिसमें से लगभग 20,000 बाउंस्ड बैक इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल पाथ। यानी कि तो अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है तो समझ लो 20,000 अल्फा पार्टिकल पास हुआ, उसमें से एक पार्टिकल सिर्फ रिफ्लेक्ट हुआ, पीछे डिफ्लेक्ट हुआ। तो सोच सकते हो कि 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न आ रहा है, बाउंस बैक हो रहा है ओरिजिनल पाथ में से। एंड जो लार्जर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो स्ट्रेट चला गया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दैट देयर आर नो ऑब्स्टिकल इन द पाथ। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कुछ लगा दूं यहां पे और इसमें से लाइट को पास करूं, तो लाइट इसमें से अगर आर पार हो जाता है तो इससे ये पता चलेगा कि यहां पे कुछ नहीं था, यानी कुछ तो खाली जगह रहेगा। यानी एक पेज है मेरे पास, मान लो उस पेज के ऊपर मैंने लाइट पास किया तो लाइट यहां से नहीं निकलेगा। ठीक है, जनरल तौर पे मोटा अगर पुट्ठा लगा दिया तो नहीं निकलेगा, लेकिन उसी पुट्ठे पे मैंने छोटा सा होल लगा दिया और फिर लाइट पास किया तो लाइट उसमें से आर पार होगा। इससे ये पता चला बच्चा, क्या पता चला, इससे यह पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उस एटम के अंदर भी कोई खाली जगह होगा। क्या होगा, वहां पे कोई ऑब्स्टेकल यानी कोई रुकावट नहीं है, कोई खाली जगह प्रेजेंट है। तो इट मीन देयर मस्ट बी मिलियन एम्प्टी स्पेस। क्या प्रेजेंट होगा वहां पे, एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होगा, तभी तो भाई जो अल्फा पार्टिकल पास हुआ वो स्ट्रेटली चला गया, रिटर्न नहीं आया।
और जो रिटर्न आया वो किसी ना किसी ऑब्स्टेकल से, यानी कुछ ना कुछ जो रुकावट है वहां पे उससे टकराया होगा, तभी तो वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। यानी दोनों चीज वहां पे समझ में आ गया। तो इसका मतलब यह है कि इट मीन दैट कि पॉजिटिवली चार्ज एंड हेवी पार्ट कॉसिंग ऑब्स्ट्रक्शन वुड बी इन द सेंटर ऑफ द एटम, यानी कि जो एटम होगा उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, जो हेवी पार्ट है जिससे वो टकरा रहा है, और जिससे नहीं टकरा रहा है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, गैप प्रेजेंट होगा। तो इससे रुदरफोर्ड ने फाइनली ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने 5 स्टेटमेंट बोला। जैसे डाल्टन ने भी स्टेटमेंट बोला था, वैसे रुदरफोर्ड ने 5 स्टेटमेंट क्या बोला कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम, यानी कि कोई भी अगर एटम है तो उसके बीचों बीच एक पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जैसे सेल में भी, हमारे शरीर में सेल जो होता है उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसी प्रकार जो आपका एटम होगा उसमें भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये उसका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, यानी वो जो पूरा का पूरा एटम है उसका जो ऑलमोस्ट पूरा भार जो है वो कहां प्रेजेंट है, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। यानी जो भी भार जो होगा, जो भी वजन जो होगा किसी एटम का, वो क्या होगा, वो उसके न्यूक्लियस का वजन होगा। इससे ये पता चलता है। नेक्स्ट, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व हो रहेंगे, यानी कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होगा और जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्लस, ठीक है, ये आपका प्लस हो गया। लेकिन जो निगेटिवली चार्ज होगा वो इसके आसपास गोल गोल चक्कर काट रहे होंगे, जैसे हमारा प्लैनेट अर्थ सन के चक्कर काटता है ना, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन के, उस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे होंगे। इन शॉर्ट ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की है। और जो टोटल निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, यानी कि जो निगेटिव चार्ज होगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा दोनों इक्वल होगा। और एज द अपोजिट चार्जेस आर बैलेंस्ड द एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। और ऑब्वियसली जब हमने ऑलरेडी जे थॉमसन ने हमको बोल दिया कि भैया जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब तो जाके दोनों बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और तभी तो न्यूट्रल होंगे ना। तो वही चीज यहां पे बोला है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सॉरी निगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कैंसिल करके बैलेंस कर देंगे और वो चार्ज जो पार्टिकल होगा वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। समझ में आ रहा है। एंड लास्ट में उन्होंने क्या बोला, देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो यहां पे भी आप देख पा रहे हो कि आपका पॉजिटिव प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है आपका, और न्यूक्लियस है, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इस सभी के बीच में क्या है, खाली खाली जगह भी प्रेजेंट है, और वही खाली जगह में से वो जो अल्फा पार्टिकल है वो गया होगा और आर पार पास हुआ होगा। और यही चीज यहां पे उन्होंने बोला है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहे हैं और जो बीच में न्यूक्लियस है उसके के बीच में क्या होगा, दैट इज नथिंग बट एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होगा। और यही सब चीज किसने कहा, हमारे रुदरफोर्ड भाई साहब ने कहा, अकॉर्डिंग टू द रुदरफोर्ड आपका जो मॉडल ऑफ न्यूक्लियर मॉडल जो है उसके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। अब ये जो चीज समझ में आ गया, सभी लोग क्लियर हो गए, बहुत सारे साइंटिस्ट को समझ में आ गया। लेकिन जैसे जैसे, अब जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि साइंटिस्ट लोग का काम है एक दूसरे के बारे में भी देखना कि भाई कौन सा साइंटिस्ट क्या कर रहा है और उसने कुछ गलती की है तो उसको सुधारना, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं ना दुनिया। तो उसमें क्या हुआ कि एक फिजिक्स का लॉ है, जनरल तौर पे एक लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जब होता है, बॉडी जो होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। कोई भी चीज अगर वो रिवॉल्व हो रही है इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल रिवॉल्व हो रही है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे करके क्या होती है, डिक्रीज होती है। और उसी लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो लॉ डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, जो एटम डिस्क्राइब है रुदरफोर्ड मॉडल के अंदर, वो क्या है, अनस्टेबल होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू सम लॉ ऑफ फिजिक्स बोला ये गया है कि जो रुदरफोर्ड ने बात कही है वो सही है, लेकिन जो रुदरफोर्ड का जो मॉडल है वो क्या होगा, थोड़ा सा उसके अंदर जो एटम का जो मॉडल होगा वो एक अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो रियलिटी में क्या बोल सकते हैं कि जितने भी एटम होते हैं रेडियो एक्टिव को छोड़ के वो सब के सब क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सिर्फ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो किधर भी ज्यादा भाग सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो जनरल तौर पे स्टेबल होते हैं। तो इन शॉर्ट ये सभी चीज से एक चीज क्या पता चला कि दिस शॉर्ट कमिंग, यानी कुछ तो कमी रह गई थी रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें कुछ जो कमी थी, जो शॉर्ट कमिंग थी, जो ड्रॉबैक था, उसको क्या किया गया, रिमूव किया गया एक और साइंटिस्ट द्वारा जिसका नाम था नील बोहर। तो नील बोहर ने एक और अपना एटॉमिक मॉडल निकाला 1913 में, और उन्होंने जो भी चीज
करेक्शन के तौर पे करनी थी, उन्होंने वो उस चीज को बताया। अब वो क्या चीज है, उन्होंने क्या ऐसा चीज बताया, वो सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि आज का लेक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया और काफी बड़ा भी हो गया। तो आज का वीडियो इसी के साथ हम एंड करते हैं बच्चा। उम्मीद करता हूं आपको हर एक चीज, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, डेल्टन एटॉमिक हो, जे थॉमसन हो, चाहे वो रुदरफोर्ड हो, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दिया। अब अगले लेक्चर में नील जो हमारा बोहर है, बोहर एटॉमिक मॉडल, वो हम डिस्कस करेंगे, और ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में बाकी है, उसको हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।